गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपको बताते चलूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं इन जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अगर आप इन क्वेश्चंस को और डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं और डेली अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। Recently, which country hosted the G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग? कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है G20 की सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को? तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज ब्राजील। सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को लीड किया है ब्राजील ने और हाल ही में कन्वीन हुई है ब्राजीलिया में इंडिया के पार्टिसिपेशन के साथ, जहाँ पे हमारे सेक्रेटरी ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट कौन है? सुमिता दावरा। इन्होंने को चेयर किया अलॉन्गसाइड ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है, इस मीटिंग का फोकस क्या था? क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट को इंक्लूड करना, जस्ट ट्रांजिशन को अडॉप्ट करना अमिड्स द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी के रोल को बढ़ाना जिससे कि लाइफ क्वालिटी इन्हांस हो सके और जेंडर इक्वालिटी को कॉमन करना वर्क प्लेसेस में। तो इंडिया का जो डेलीगेशन था उसने एम्फेसाइज किया है इंक्लूसिविटी के लिए, साथ ही उन्होंने एडवोकेट किया फॉर इक्वल रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पावरमेंट इरेस्पेक्टिव ऑफ डेमोग्राफिक्स। ठीक है, तो ब्राजील कंट्री ने होस्ट किया है G20 की सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग को। फाइन, यहाँ पे एक और वेन्यू है जो आपको याद रखना है। बेसिकली ये किस चीज का वेन्यू है? फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट। कोई भी चीज अगर पहली बार हो रही है तो वो आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट है इसके लिए वेन्यू कौन सी जगह थी, तो आंसर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, तो लीडर्स 34 कंट्री से इकट्ठा हुए ब्रुसेल्स में फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी समिट और इसको ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इन अलोंग विथ बेल्जियम। और इस समिट का पर्पस क्या था? स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर करना जिससे कि न्यूक्लियर पावर को हम लेवरेज कर सकें नेट जीरो एमिशंस को अचीव करने में और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम अचीव कर सकें। तो COP28 के बाद जहां पे 20 कंट्रीज ने प्लेज किया था कि वो न्यूक्लियर एनर्जी यूज को इंक्रीज करेंगे, इस समिट को कंडक्ट किया गया जिसका बेसिक एम्फेसिस था कि कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स को टेक ओवर करना जिससे कि इसकी डिप्लॉयमेंट और फाइनेंसिंग हो सके, और टेक्निकल पैनल्स को डेल्व किया गया जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी पोटेंशियल को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट हाल ही में कहाँ पे हुआ है, आंसर इज ब्रुसेल्स। ठीक है, नेक्स्ट है Recently, who has been appointed as the Director General of National Investigation Agency? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में अपॉइंट किया है कुछ नए डायरेक्टर जनरल्स को डिफरेंट एजेंसीज में, जहां पे सदानंद वसंत दाते जो कि 1990 बैच के IPS ऑफिसर हैं महाराष्ट्र से, ये लीड कर रहे हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। इनके अलावा राजीव कुमार शर्मा जो कि 1990 बैच से हैं लेकिन ये राजस्थान कैडर को बिलोंग करते हैं, ये ओवरसी करेंगे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को। ठीक है, तो अब नए डायरेक्टर जनरल कौन हो चुके हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के लिए? आंसर है सदानंद वसंत और ये कहां से है? महाराष्ट्र कैडर से। बासिरोई दियोमाई फाई रिसेंटली सीन इन द न्यूज बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ये कौन सी कंट्री के नए प्रेसिडेंट बन चुके हैं? तो हाल ही में इन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली है एज सेनेगल्स यंगेस्ट प्रेसिडेंट, जिन्होंने हराया है अपने राइवल एमाडू बागो। ठीक है, तो इसी के साथ अब जो सेनेगल का पॉलिटिकल सीन है वो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्म होगा और यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के ऊपर काफी फोकस किया जाएगा। साथ ही एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी को ये रिड्यूस करेंगे, इन्होंने ऐसी बात करी है, और साथ ही करप्शन से फाइट करेंगे। तो इनका एजेंडा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि ये कुछ नई करेंसी भी इंट्रोड्यूस कराने का सोच रहे हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि इनका ये जो इलेक्शन है या जो इनका ये अपॉइंटमेंट है, ये एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट रहेगा सेनेगल की पॉलिटिक्स में और ये एक नया एरा होगा चेंज और प्रॉमिस का। ठीक है, तो हाल ही में नए प्रेसिडेंट सेनेगल कंट्री के बन चुके हैं बासिराव दियोमाई फाई। Who won the women's singles title at the WTT feeder Beirut 2 2024 in Beirut, लेबनान? ये किसने जीता है आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रीजा अकुला। ये ग्लोबली 47th पोजीशन पे आती हैं। इन्होंने वुमेन सिंगल्स टाइटल जीता है एट WTT फीडर बेयरत 2024 इन लेबनान। इसी के साथ इन्होंने हराया है सारा डी नुत्ते को जो कि लग्जमबर्ग कंट्री को बिलोंग करती हैं। ठीक है, फाइनल्स में इन्होंने इनको हराया था और फिलहाल इसी टूर्नामेंट में इन्होंने हराया था सू ह्यो वॉन को जो कि साउथ कोरिया से खुद हैं। तो इसी के साथ ये इनकी सेकेंड WTT सिंगल्स कैरियर टाइटल रहने वाला है। ठीक है, तो कौन जीता है वुमेन सिंगल्स टाइटल इस इवेंट में? आंसर है श्रीजा अकुला।
सोलर एंड हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी, जिसको हम सोहो कहते हैं, रिसेंटली सीन इन द न्यूज, इज अ प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बिटवीन विच टू स्पेस एजेंसीज। सोहो कौन सी दो स्पेस एजेंसीज के बीच का प्रोजेक्ट है, आपको ये बताना है। तो कुछ दिनों पहले साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है 5000th कॉमेट यूजिंग द सोहो, जो कि एक कोलैबोरेशन है बिटवीन द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। इसको लॉन्च किया गया था 1995 में, जिससे कि सन की स्टडी किया जा सके फ्रॉम द फर्स्ट लैग्रेंजियन पॉइंट। ठीक है, और ये इक्विप्ड है विथ 12 साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और कॉन्टिन्यूसली ये ऑब्जर्व करता है सोलर एटमॉस्फेयर को, साथ ही सोलर विंड को भी। और इसका जो मिशन था वो 1998 में कंप्लीट होने वाला था, लेकिन अभी भी सोहो परसिस्ट कर रहा है और अभी भी वो इनवैल्यूएबल इनसाइट्स प्रोवाइड करता है सन के डायनेमिक्स में, और साथ ही न्यूमरस कॉमेट्स अब तक इसने डिस्कवर किए हैं। इसी के साथ ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग सन वॉचिंग सैटेलाइट बन चुका है। ठीक है, तो क्योंकि इसने 5000th कॉमेट हाल ही में डिस्कवर किया है, इसी वजह से न्यूज में आया। सोहो कौन सी दो स्पेस एजेंसीज का कोलैबोरेशन है, आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड नासा। Recently, which ministry notified new wage rates for unskilled manual workers under the MGNREGA 2005 for financial year 2024 to 2025? तो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने कुछ नए वेज रेट्स डिफाइन किए हैं अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के लिए अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने अनाउंस किए हैं कुछ नए वेज रेट्स अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के लिए, और इसके अंडर में 100 डेज की वेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी होती है एनुअली टू द रूरल एडल्ट हाउस होल्ड मेंबर्स। और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एडजस्ट कर रहा है स्टेट वाइज वेज रेट्स को ईयरली बेस्ड ऑन सीपीआई एएल चेंजेस, और ये मैंडेटरी है बाय सेक्शन 6 ऑफ एमजीनरेगा एक्ट। ठीक है, तो इससे फेयर कंपेंसेशन एंश्योर होता है रूरल लेबरर्स के लिए, और इनका लाइवलीहुड सपोर्ट होता है, और ये अलाइंड होता है विद इन्फ्लेशन रेट। फाइन, तो यहाँ पे आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। देखिए, इसके अलावा हाल ही में द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको अब TRAI कहते हैं, इन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस जारी किए हैं कि किस तरह से आप यूज और एम्बेड करेंगे सिम को फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। तो इसमें इन्वॉल्व होता है ऑटोमेटेड इंटरेक्शन बिटवीन द डिवाइसेस ओवर द नेटवर्क्स, जिसमें कि आप ह्यूमन इंटरवेंशन को एक्सक्लूड करते हैं, और इसमें सेंसर्स और कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स वगैरह एम्बेडेड होते हैं, जिससे कि डेटा एक्सचेंज फैसिलिटेट होता है बिटवीन द डिवाइसेस वाया द वायर्ड एंड वायरलेस नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो होता है फ्रॉम रोबोटिक्स इन फैक्ट्रीज टू स्मार्ट ग्रिड्स एंड होम एप्लियंसेज, जिससे कि एफिशिएंसी बढ़ सके इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटीज। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हाल ही में जारी किया है रिकमेंडेशंस ऑन यूसेज ऑफ एम्बेडेड सिम फॉर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन, आंसर हो जाएगा TRAI, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Recently, which two organizations are providing irrigation as a service in selected parts of the country? कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इरिगेशन एज अ सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं कंट्री के कुछ हिस्सों में? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, एग्री रेन एंड ऊर्जा। ये ऑफर कर रहे हैं इरिगेशन एज अ सर्विस इन अ स्पेसिफिक रीजन। ये एक हेजल फ्री कॉस्ट इफेक्टिव इरिगेशन टेक्नोलॉजी है सभी स्मॉल फार्मर्स के लिए, जो कि ऑपरेट होती है ऑन अ सब्सक्रिप्शन और पे पर यूज बेसिस। ठीक है, इसमें डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इनहैंस्ड वाटर एफिशिएंसी, इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड्स और सॉइल हेल्थ मॉनिटरिंग वगैरह। और इसमें ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस होती है फॉर वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स लाइक शुगर केन। ये जो सर्विस है ये इंप्रूव करती है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को वाइल इंश्योरिंग फेयर एक्सेस टू इरिगेशन रिसोर्सेज। ठीक है, तो कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इरिगेशन एज अ सर्विस प्रोवाइड करती हैं कंट्री के कुछ हिस्सों में? आंसर है एग्रीरेन एंड ऊर्जा। According to the Brand Finance 2024 report, which is the world's strongest insurance brand? इनके मुताबिक दुनिया का strongest insurance brand कौन सा है? तो 2024 के ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट में LIC ऑफ इंडिया यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये अपनी ग्लोबल डोमिनेंस को मेंटेन करते हुए टॉप मोस्ट पोजीशन पे रहा। इसी के साथ ये साबित हुआ एज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड, जहां पे इसकी स्टेबल ब्रांड वैल्यू है कितनी? 816 बिलियन रुपीज। ठीक है, और चाइनीज जो इंश्योरेंस हैं लाइक पिंग एंड चाइना लाइफ इंश्योरेंस एंड CPIC ये अपनी डोमिनेंस को असर्ट करते हैं, जहां पे पिंग एंड जो है वो लीड कर रहा है इस पैक को विद अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन ब्रांड वैल्यू टू 2799 बिलियन रुपीज। ठीक है, इसी के साथ ही चाइना का इन्फ्लुएंस दर्शाता है ऑन द इंटरनेशनल इंश्योरेंस लैंडस्केप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2024 रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी किया है? आंसर है ए ऑप्शन, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। इन्होंने हाल ही में रिलीज की है अपनी थर्ड फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को 2024 में, जहां पे इन्होंने रिवील किया कि 2022 में 1.05 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ फूड यानी कि 19% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई को टोटली वेस्ट किया गया है। और ये जो वेस्ट है ये है इन कॉन्ट्रास्ट विद 783 मिलियन पीपल जो कि हंगर को फेस कर रहे हैं पूरी दुनिया में। इस रिपोर्ट में फर्दर ये भी बताया गया कि किस तरह से आप फूड वेस्ट को टैकल कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए। और जो हाउस होल्ड्स हैं यानी कि जो हमारे घर हैं वो लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं फूड वेस्ट के मामले में, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं 60% ऑफ द वेस्टेज के लिए। तो एनुअल पर कैपिटा फूड वेस्टेज कितना है? 79 kgs। फाइन, यहाँ पे आंसर है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, हेडक्वार्टर है नायरोबी केनिया में। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिशिंग न्यू एटॉमिक क्लॉक्स एट विच प्लेसेज? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ पे या कौन सी जगहों पे इस्टेब्लिश कर रही है नए एटॉमिक क्लॉक्स को? आंसर है भुवनेश्वर, जयपुर एंड हैदराबाद। इंडियन गवर्नमेंट डिप्लॉय कर रही है एटॉमिक क्लॉक्स को नेशन वाइड, जिससे कि सभी डिवाइसेस को इंश्योर किया जा सके और उनको अलाइन कराया जा सके विद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और इसको डेवलप किया है सिर्फ 4 कंट्रीज में। एटॉमिक क्लॉक्स को इन्वेंट किया गया था 1955 में। ठीक है, तो जो नए क्लॉक्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाएगा भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में, जिससे कि ये बाद में एक्सपैंड होगा फरीदाबाद और अहमदाबाद में भी। तो बाय द मंथ ऑफ जून सिंक्रोनाइजेशन विद एनपीएल टाइम मैंडेटरी हो जाएगा सभी इंडियन डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नए एटॉमिक क्लॉक्स को इंस्टॉल करा रही है भुवनेश्वर, जयपुर और हैदराबाद में। नेक्स्ट है, रिसेंटली हु वॉज इंडक्टेड इनटू द वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम्स हॉल ऑफ फेम इन शैंगराओ, चाइना? कौन वर्ल्ड बिलियर्ड्स म्यूजियम्स हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो चुका है? तो यहाँ पे आंसर है पंकज आडवाणी। ये इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर हैं, ये इंडक्ट हो चुके हैं इनटू द वर्ल्ड बिलियर्ड म्यूजियम्स हॉल ऑफ फेम इन शंगराओ, चाइना। और इनको इंडक्ट किया गया आफ्टर विनिंग द 26th IBSF टाइटल इन चाइना। ये म्यूजियम कवर करता है 13,500 स्क्वायर मीटर्स एरिया को, और ये ऑफर करता है एक ओवरव्यू स्नूकर की हिस्ट्री, इक्विपमेंट, इवेंट्स, कल्चरल ट्रेडिशन और पीपल से रिलेटेड। ये म्यूजियम बेसिकली प्रमोट करता है इंटरनेशनल स्पोर्ट एक्सेलेंस और कल्चरल प्रिजर्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज पंकज आडवाणी। लास्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री पोइज्ड टू बिकम द फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री टू अलाउ द सेम सेक्स मैरिज? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड की लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है मैरिज इक्वालिटी बिल को, जिसके बाद ये एक सिग्नल है टुवर्ड्स लीगलाइजिंग द सेम सेक्स मैरिज इन साउथ ईस्ट एशिया। इसको सपोर्ट किया है 400 आउट ऑफ 415 लॉ मेकर्स ने, और अब ये अपर हाउस में बिल जा चुका है फॉर अप्रूवल। अगर पास कर दिया जाएगा तो थाईलैंड थर्ड एशियन नेशन हो जाएगा टू लीगलाइज द गे मैरिज, और ये हिस्टोरिक डिसीजन मार्क करता है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन द रीजन्स LGBTQ+ राइट्स मूवमेंट। ठीक है, तो थाईलैंड इसी के साथ पहली साउथ ईस्ट एशियन कंट्री होने वाली है जो कि अलाउ करेगी सेम सेक्स मैरिज को। आंसर है सी ऑप्शन, थाईलैंड। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफ़ी एंजॉय किया होगा। चलिए फिर आप आपके क्विज पे चलते हैं, जहाँ पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मैंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching, and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nushat Sana signing off.